ब्लिंकिट जैसे मैंने कहा वही डिफरेंस है कि इंडिया में वो तो बहुत बोरिंग कंट्री है, स्टैबिंग हो गई, कहीं पे कुछ क्राइम हो गया, तो हम तब हमें लैंग्वेज भी नहीं आती थी, हम इतने इंटीग्रेटेड नहीं थे। कभी कोई ऐसे बैड एक्सपीरियंस रहा है रेसिज्म से रिलेटेड? बहुत सारे लोगों में गुस्सा है। सराउंडिंग में कितने लोग हैं जो जर्मनी छोड़ के इंडिया या फिर कोई और कंट्री? जो टैक्स पेयर्स हैं वो हमारे लिए एक ब्लेसिंग है। ऐसे सुनते हैं कि जर्मन्स आर कोल्ड, दे आर रूड, ये चीजें बेटर हो सकती हैं बिकॉज वो हम एस्पेक्ट देख चुके थे। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फ्लाइंग अब्रॉड में। मेरा नाम है शिल्पा, मैं जर्मनी में रहती हूँ और मैं यहाँ के बारे में बहुत सारे वीडियोस बनाती हूँ। और मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में एक वर्ड को बार बार यूज़ किया कि बाजीगर होना पड़ेगा। तो आज मैं एक्चुअली आ चुकी हूँ ऐसे ही एक बाजीगर लोगों के घर में। आज एक्चुअली मैं फ्रैंकफर्ट में हूँ और मेरे साथ में है ललित एंड रजनी, और इनकी पूरी जर्नी समझते हैं कि ये कैसे जर्मनी आए और इन्होंने यहाँ पे जो भी अचीव किया है वो कैसे किया है। सो वेलकम टू फ्लाइंग अब्रॉड एंड थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए। सो फर्स्टली आप थोड़ा सा अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दीजिए, आपका बैकग्राउंड बता दीजिए कि आप कहाँ से हैं इंडिया में। हम लोग बिलोंग करते हैं मोस्टली चंडीगढ़ से, तो नॉर्थ इंडिया में हैं हमारे मोस्टली रिलेटिव्स, और वहीं पे पढ़ाई हुई है, वहीं पे जन्म हुआ है इंडिया में, मतलब अदर डिफरेंट सिटीज़ में। वैसे मेरे फादर जो हैं वो डिफेंस सर्विसेज में थे, तो हमने काफ़ी अक्रॉस इंडिया ट्रैवल किया है। मेरी एजुकेशन जो है वो चंडीगढ़ में ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस अपना भी फरीदाबाद से किया है। अच्छा। और उसके बाद मैं आईटी सर्विसेज में अपने आईटी सर्विस प्रोवाइडर इंडिया के बहुत टॉप 5 में कंपनी में जॉब करती थी। ओके। और अब हम जर्मनी रह रहे हैं। अच्छा, और आप भी चंडीगढ़ से? मैं ओरिजिनली हरियाणा से हूँ। मेरे फादर, मेरी मदर साइड राजस्थान से हैं, और फॉर मैक्सिमम पार्ट ऑफ माय लाइफ आई एक्चुअली स्टडीड इन हरियाणा एंड देन लेटर मूव टू चंडीगढ़ in Punjab Engineering College, basically chemical engineering department, which is under Punjab University. And after that, again, I worked in few IT companies, and I ended up with working in a big Indian IT service company. And then I got an opportunity to come here. अच्छा, तो वो कैसे हुआ? लाइक कब आप जर्मनी आए, कौन सा ईयर था, एंड हाउ वाज दैट प्रोसेस? 2005 में मैं पहली बार अपनी कंपनी से ऑन साइट पे आया था, जो कि एक प्रोजेक्ट असाइनमेंट होता है टिपिकल इंडियन सर्विस कंपनीज का। सो 2005 टू 2007 में जर्मनी में म्यूनिक में था। अच्छा। अपनी कंपनी के असाइनमेंट पे उसी समय, बिकॉज मैं भी सेम कंपनी में वर्क करती थी, तो पहले मैं डिफरेंट कंट्री में यूके में अपने प्रोजेक्ट असाइनमेंट के लिए काम कर रही थी, बट बिकॉज वी गॉट मैरिड अराउंड द सेम टाइम, तो फिर मैंने अपना प्रोजेक्ट चेंज किया और मैं भी फिर म्यूनिक ज्वाइन कर दी थी इनको। अच्छा, तो तब से आप लोग फिर जर्मनी में ही हो? नहीं, हम वहाँ पर उस समय 2 साल के लिए हम जर्मनी में रहे, म्यूनिक में, बट उसके बाद क्योंकि हमारा असाइनमेंट खत्म हो रहा था और हमें यहाँ लंबा नहीं रहना था, तो हम तब हमें लैंग्वेज भी नहीं आती थी, हम इतने इंटीग्रेटेड नहीं थे, सिर्फ घूमते फिरते थे और बस हमें अच्छा लगता था। तो फिर हम 2007 के अराउंड वापस चले गए थे इंडिया। अच्छा, फिर दोबारा कैसे आना हुआ? और जब आप, मैं ये भी जानना चाहूँगी कि उस टाइम पे जर्मनी कैसा था जब आप 2005 में आए थे और यहाँ जब रहे 2 साल और उसके बाद जब आप इंडिया गए, तो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? समवेयर अराउंड 2007, एज रजनी सेड कि हमारा असाइनमेंट कंप्लीट हो रहा था, सो देयर वाज अ चांस कि हम रुक जाते हैं यहाँ पे, बट उतना डिफरेंट एज थी, हमारे डिफरेंट गोल्स थे, हम काफ़ी घूमते फिरते थे और प्रोजेक्ट का काम किया, एंड देन वी थॉट कि जर्मन लैंग्वेज है, कौन रुकेगा, इंडिया अच्छा है अपना, इंडिया चलते हैं। एंड हमारी शादी को ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था, तो हम लोग वापस चले गए थे। वापस जाने के बाद we were happy, and then Advit, our son, only son, came into life. And basically then I got a chance from a different company to come back to Germany. अच्छा। तो इस बात को करीब करीब 3 साल का गैप हो गया वापस आने से वापस आने तक। मतलब जब मैं वापस जाने से इंडिया जाके जब मैं वापस आया, तो टोटल 3 साल हम इंडिया में रहे। और इस बार जब हम वापस आए तो देयर वाज अ मिक्स्ड इमोशन, टू बी ऑनेस्ट। सो थोड़ा सा हैंगओवर था वन साइड का, वेस्टर्न कंट्री में रहने का। कुछ एक्सपेक्टेशन थी छोटी मोटी, जो इंडिया जाके चुभने लगी, एंड अच्छा नहीं लगा फ्रैंकली। अच्छा भी लगा फैमिली के साथ, बट प्रोफेशनली और नॉर्मल लाइफ में वो चीज़ें थोड़ी चुभने लगी। तो देन वी गॉट अ चांस, एंड दिस टाइम इट वाज मोर अनकॉन्शियस डिसीजन कि let's try to make it work. Let's give it our best. If something happens here, we can live in this country.
वी शुड गिव इट अ चांस। ऑल्सो बिकॉज इन द मीन वाइल अद्वित हो चुका था और मैं वर्किंग वुमन थी, तो मैंने नोटिस किया वर्क लाइफ बैलेंस का डिफरेंस बिटवीन जर्मनी और इंडिया, क्योंकि वहाँ पे वर्क एक्सपेक्टेशंस डिफरेंट थी, मैटरनिटी लीव्स का टाइम बहुत कम होता है इन कंपैरिजन टू जर्मनी, जैसे यहाँ 2 साल और उससे ऊपर भी आप छुट्टी ले सकते हो। तो उस तरह की चीज़ों से हमें नोटिस किया कि अगर हम जर्मनी में हैं तो ये चीज़ें बेटर हो सकती हैं, बिकॉज वो हम एस्पेक्ट देख चुके थे कुछ साल पहले, तो हमें वो कंपैरिजन में जर्मनी की चीज़ें बेटर लगने लगी। अच्छा। और इसलिए हमने सोचा कि बिकॉज उन्हें पहले भी अदरवाइज भी प्रोजेक्ट्स के असाइनमेंट मिल रहे थे जर्मनी में, तो हमने सोचा कि इसे लॉन्ग टर्म में के लिए कंसिडर किया जाए। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आप लोग जैसे बता रहे हो बहुत टाइम पहले ही आप आ गए थे, तो अब तो बहुत इंडियंस यहाँ आ रहे हैं और काफ़ी आसान भी हो गया है कंपैरेटिवली अब यहाँ पे आ पाना, बट उस टाइम पे कैसा था? कितने एफर्ट्स आपको लगे थे यहाँ आने के लिए कि आपको इजीली आपका रिलोकेशन प्रोसेस हो गया था? एंड जब आप यहाँ आए तो इनिशियली आई एम श्योर बहुत चैलेंजेस रहे होंगे, तो आई एम मोर इंटरेस्टेड टू नो कि वो उस टाइम पे आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े थे। आई थिंक इसके 2 एस्पेक्ट हैं, क्योंकि हम एक इंडियन सर्विस प्रोवाइडर कंपनी से आए थे, तो हमारा सारा वीजा प्रोसेस और सारा ऑफिशियल फॉर्मल काम हमारी कंपनी करवाती थी। तो हमारे पास एक एजेंट होता था, हम कभी जर्मन ज्यादा बोलते नहीं थे ना, आती भी नहीं थी, तो वो हमें राट हाउस जिसको बोलते हैं वहाँ पे रिप्रेजेंट करते थे। तो फर्स्ट 2 इयर्स हमारी लाइफ के वाज मोर लाइक ए ककून लाइफ, हम प्रोटेक्टेड थे। तो बट डिफरेंस नॉर्मल लाइफ में मैं आपको बताऊंगा कि उस वक्त इंडियन ज्यादा नहीं होते थे, बहुत कम कंपनीज के प्रोजेक्ट होते थे यहाँ पे और लिमिटेड लोग थे। एजुकेशन के अंदर स्टूडेंट्स बहुत कम होते थे, बिकॉज इंडिया का फेवरेट डेस्टिनेशन वाज यूएस ऑलवेज, यूएस एंड देन यूके एंड कुछ पार्ट ऑस्ट्रेलिया भी। तो जर्मनी वाज नॉट ऑन द रडार, तो काफी कम इंडियंस होते थे। और बट म्यूनिक एक काफी इंटरनेशनल सिटी है, तो उसमें वो चीज हमें उतना ज्यादा फील नहीं हुई कि जर्मन बहुत जरूरी है, और हम एक डिफरेंट एज में थे। बट सेकंड टाइम जब हम वापस आए तो दिस टाइम हम हाइडलबर्ग में रहे और वुड्सबर्ग में, जो कि एक थोड़ा स्मॉलर सिटी है। तो वहां पे आके इस बार हमने देखा कि एक्चुअली जर्मन कितनी जरूरी है अगर आपको इंटीग्रेट होना है। चैलेंजेस के केस में पर्सनल लेवल पे काफी चैलेंजेस थे उस समय ज्यादा, क्योंकि उस समय वेजिटेरियन फूड की कोई अवेलेबिलिटी नहीं थी, इंडियन वेजिटेबल्स बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं थी। तो मतलब कि आप महीने 2 महीने में एक इंडियन शॉप जो काफी कुछ किलोमीटर्स दूर है, वहां जाके आप कुछ बेसिक सी इंडियन वेजिटेबल्स लेके आते थे। और मतलब आटा दाल भी जैसे ना कि डिफरेंट, मतलब बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल नहीं थे उस समय, जैसे आजकल ऑलमोस्ट एवरी ब्रांड जो इंडिया में अवेलेबल है यहाँ पे इंडियन स्टोर्स में मिल जाता है, वो था। और ऑब्वियसली लैंग्वेज का काफी इशू था, क्योंकि हम जिस एरिया में थे, डिपेंडिंग ऑन आपकी जर्मनी के किस स्टेट में हो, इंग्लिश की एक्सपेक्टेशन डिफरेंट होती है। तो उस समय हम जिस एरिया में थे, चाहे आप घर ढूंढ रहे हो या फिर आप अपने नेबर से बात कर रहे हो, आपको हर वक्त एक्सपेक्टेड था कि आप जर्मन में बात करो। तो इसलिए हम बिल्कुल भी इंटीग्रेटेड नहीं थे शुरू में, क्योंकि हमारी लैंग्वेज उस वक्त बिल्कुल अच्छी नहीं थी या हमें नहीं आती थी। फिर कितना टाइम लगा आपको और कैसे आपने ओवरकम किए ये सारे चैलेंजेस? दूसरी बार जब हम आए 2011 में, मुझे जब हमें दोबारा मौका मिला, तो मैं अगेन एक असाइनमेंट पे यहाँ आया था। तो मेरे लिए वो स्टिल इजी था, बट रजनी को जॉब जब ढूंढनी थी तो एज उसने भी बोला कि जर्मन चाहिए थी, तो आई थिंक वो रजनी खुद ही बताएगी उसकी जर्नी। तो बेसिकली मैंने एक इंडियन कंपनी छोड़कर उस समय जर्मन कंपनी ज्वाइन कर ली, क्योंकि हमने सोचा कि अब हम लॉन्ग टर्म जर्मनी रुकना चाहते हैं। तो जॉब ऑप्शन मतलब ढूंढना भी काफी मेहनत का काम था, क्योंकि जर्मन में एप्लीकेशंस लिखते थे, गूगल ट्रांसलेट यूज करते थे, समझ भी नहीं आता था कि जो आंसर आ रहे हैं वो हेर और फ्राउ का डिफरेंस भी नहीं पता था। तो उस तरीके से रिजेक्शंस काफी आए, बट फाइनली जो मुझे कंपनी मिली वो काफी ओपन माइंडेड थे, क्योंकि वो इंडियन सर्विस प्रोवाइडर से काम करते थे और उनका जो प्रोफाइल उन्हें चाहिए था, उन्हें उसकी में मैं काफ़ी अच्छी फिट होती थी, क्योंकि मुझे मेरा एक्सपीरियंस जो था वो वहाँ अच्छा जा रहा था। बट उन्होंने शुरू में ये कहा कि आपको जर्मन की ज़रूरत नहीं है काम के लिए, लेकिन जब मैं डे 1 पे अपने ऑफिस में पहुंची तो मुझे पता लगा मेरे सारे कोलीग्स आपस में जर्मन में बात करते थे, और जर्मन में मेल्स आती थी जिनमें मैं सीसी में होती थी। तो इसलिए फिर मुझे एक अपने आप को उस चीज़ में घुसाना पड़ा। मेरे को ऑफिस की तरफ से जर्मन क्लासेस मिली जो हफ्ते में 1 बार होती थी, लेकिन उसके अलावा अद्वित जो है मेरा बेटा, वो किंडरगार्टन में जर्मन में जाता था, तो मुझे उसकी नैनी से जर्मन में बात करनी पड़ती थी। तो उस तरीके के चैलेंजेस थे, लेकिन उसका फायदा ये हुआ कि मुझे बहुत ज्यादा स्पीड से जर्मन सीखनी पड़ी और फिर मैंने वो सीखी भी। हाँ, तो अब आप दोनों एकदम फ्लुएंट हो जर्मन में? हम लोग क्या लेवल है आपका? वो फ्लुएंट है। मैं ऑफिस में भी अपना जर्मन एक्सचेंज कॉन्वर्सेशंस मीटिंग्स वगैरह कर लेती हूँ, क्योंकि जरूरत है और वो हेल्प करता है। दैट्स नाइस। और अदरवाइज मैंने B2 तक पढ़ा हुआ है। और आप लोग जैसे बता रहे हो काफी सिटीज के आप नाम ले रहे हो, तो कहाँ कहाँ आप जर्मनी में रह चुके हो, और अगर आपको कुछ ऐसे फेवरेट पिक करना हो तो कौन सा? जो पहले बताया, सबसे पहले हम म्यूनिक थे, उसके बाद वुड्सबर्ग, ये बवेरिया में पड़ता है, उसके बाद हाइडलबर्ग के बाद फ्रैंकफर्ट,
अब हम फ्रैंकफर्ट के आउटस्कर्ट्स में रहते हैं। और फेवरेट कौन सा है आपका अब तक जितने भी जगह पे आप रह चुके हो? हाइडलबर्ग। मुझे भी हाइडलबर्ग ही दिमाग में आ रहा था। क्यों इफ आई में? बहुत सुंदर शहर है, एक अप्रोप्रिएट साइज का शहर है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है, तो आई थिंक 1.3-1.4 लाख पीपल का शहर है, टूरिस्टिक है, टूरिज्म के मैप पे है, और उसकी वहाँ पे क्योंकि आई थिंक काफी लोगों को पता है हाइडलबर्ग एसएपी का बेस भी है, तो एक डिसेंट इंडियन क्राउड भी है, और क्योंकि एसएपी काफी इंटरनेशनल कंपनी है, तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉर्थ इंडियन है या सिर्फ साउथ इंडियन है, काफी मिक्स क्राउड है इंडिया का वहाँ पे, और आई मीन यू हैव टू गो देयर, इट्स ब्यूटीफुल। आई कम्प्लीटली एग्री विद यू, क्योंकि मैं भी जब एक्चुअली जर्मनी आई थी फर्स्ट टाइम, तो वॉल्डॉर्फ जो आपने बोला एसएपी का बेस है वहीं रही थी, बिकॉज सचिन वाज वर्किंग देयर, तो हाइडलबर्ग इज आल्सो वेरी क्लोज टू माय हार्ट, एंड आई कम्प्लीटली एग्री कि बहुत ही प्यारा शहर है। सो हाउ इज़ योर लाइफ नाउ आफ्टर ऑल दीज ईयर्स? अभी आप फ्रैंकफर्ट में सेटल्ड हो, कैसी है आपकी लाइफ? और जर्मनी में जैसे अब तो बहुत चेंज हो गया, बहुत इंडियंस आ गए हैं, खाना मिलने लगा है, लैंग्वेज का इतना इशू नहीं रहा है, इवेंट्स भी होने लगे हैं, सो उसके बारे में बताओ, लाइक हाउ इज़ योर लाइफ, सोशल लाइफ, डे टू डे लाइफ हियर इन जर्मनी? हम काफ़ी इंटीग्रेटेड फील करते हैं। अब मतलब अगर आप डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो अब तक जर्मन पासपोर्ट आ चुका है हम लोगों के पास। हमारा बेटा जो है वो जर्मन स्कूल सिस्टम में एक्सेप्टेड है, वो शुरू से उसने जर्मन एजुकेशन की है, तो वो जर्मन में ही पढ़ता है, और अब वो गिम्नाजियम में आ चुका है, तो उस तरीके से उसके फ्रेंड्स भी जर्मन हैं और इंटीग्रेटेड है वो भी अच्छी तरीके से, तो उस तरीके से वी फील क्वाइट एट होम, यू कैन से, बिकॉज हम लोग मतलब जो फ्रेंड्स ले लो, कोलीग ले लो, वी हैव अ गुड मिक्स, ऑल इंडियन फ्रेंड्स भी हैं काफ़ी, और नॉन इंडियन जो है जर्मन और दूसरे नेशनलिटीज़ के लोग जहाँ हैं यहाँ पे आसपास, उनसे भी हमारी दोस्ती है, तो उस तरीके से वी हैव फाउंड अ प्लेस विच वी कैन कॉल होम, आई वुड से दैट, होम अवे होम। हाँ, आपने बोला कि अदर नेशनैलिटीज़ के भी आपके फ्रेंड्स हैं, सो हाउ इज़ दैट एक्सपीरियंस, लाइक वाज इट इजी टू मेक फ्रेंड्स फ्रॉम अदर कंट्रीज़? और वहाँ पे आपको क्या मतलब कुछ चैलेंजेस अगर लगते हैं तो वो क्या लगते हैं, और कैसा रहता है, लाइक वर दे ओपन टू एक्सेप्ट यू एज फ्रेंड्स, स्पेशली जर्मन्स, क्योंकि उनको ऐसा लगता होगा ना कि हमारी कंट्री में आके दूसरे लोग रह रहे हैं, तो हम ऐसे सुनते हैं कि जर्मन्स आर कोल्ड, दे आर रूड, ऐसा मिसकंसेप्शन है, तो उसके बारे में आप अपने एक्सपीरियंस से अगर कुछ बताना चाहो। आई थिंक मैं स्टार्ट कर देता हूँ इसमें। मिसकंसेप्शन तो है और लगते भी हैं, हाँ, पहले हमें भी लगे थे, अच्छा, लेकिन है नहीं। एक्चुअली जर्मन्स उतने इजी नहीं है दोस्त बनाने, बिकॉज वो इतना जल्दी ओपन नहीं होते, उनका ब्रेन एक डिफरेंट तरीके से चलता है, जितना मुझे समझ में आया आज तक। मैं ये नहीं कहता मैं जर्मन्स को हमें अच्छे से समझता हूँ, बट वो टाइम लेते हैं, और एक बार अगर आप उनके इनर सर्कल में आ जाते हो तो आपकी फ्रेंडशिप लंबी चलती है, और वो इनर सर्कल में आने का कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है। कभी आपका हो सकता है कि कोई हॉबी मैच कर गई, कभी आपका हो सकता है कि बच्चा सिमिलर स्कूल में या क्लास में है, हाँ, कभी आपको घूमने फिरने के लिए आप एक बार साथ चले गए, कभी आपने उन्हें खाना बहुत अच्छा खिला दिया, खाना खिला दिया, they are fond of Indian food, बाय द वे जर्मन्स लव इंडियन फूड, स्पाइस लेवल का थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है, बट अदरवाइज दे लव इंडियन फूड, एंड कुछ भी हो सकता है, बट जितना मेरा एक्सपीरियंस अभी तक ये कहता है, उनका एक हॉबी ड्रिवन सोसाइटी है, आउटसाइड प्रोफेशनल एंड फैमिली लाइफ, दे गिव अ लॉट ऑफ टाइम टू देयर हॉबीज, चाहे वो एडवेंचर स्पोर्ट्स हो, चाहे वो जिम हो, चाहे वो कोई भी गेम हो, अगर उस डायरेक्शन में अगर आपको कोई मिल गया तो आप लोग चढ़ जाते हैं उनके साथ पहाड़, 15 किलोमीटर साइकिल? नहीं, वो थोड़ा मेरे लिए टफ है। लेकिन कॉमन इंटरेस्ट अगर है वही फ्रेंडशिप होती है, आप फ्रेंड्स बना सकते हो कोलीग्स के साथ, मतलब नॉर्मली, या फिर आपके जो किड्स हैं उनके पेरेंट्स होते हैं जैसे उनसे कॉमनली बात हो जाती है, या फिर डॉग के चक्कर में आपको, या नेबर्स होते हैं जो आपको काम आते हैं, तो इस तरीके से डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज हैं डिपेंडिंग ऑन आप किस एज में हो। फेसबुक के वर्ल्ड में बहुत सारे ग्रुप्स भी हैं जिसमें इंटरनेशनल फ्रेंड्स जो हैं एक दूसरे से कनेक्ट करके मीटअप्स प्लान करते हैं, तो उस तरीके से भी अपॉर्चुनिटीज हैं और ऑप्शंस हैं, और स्पेशली अगर नॉन जर्मन्स हैं तो आप, बिकॉज दे ऑल्सो फील द सेम, जर्मन अगर नहीं आ रही है और सेम चैलेंजेस हैं, तो उनसे भी काफी क्लोज फ्रेंडशिप्स हो जाती हैं, तो उस तरीके से। तो आप लोगों की कोई ऐसे एक वो है, मतलब हिडन टिप है किसी के लिए जो जर्मन फ्रेंड्स बनाने में स्ट्रगल कर रहा हो, या फिर अगर किसी को, ऑफ कोर्स क्योंकि सिर्फ इंडियन फ्रेंड्स मिलना हर जगह पॉसिबल नहीं है, और इस कंट्री में आ रहे हो तो ऑफ कोर्स यू शुड मेक अदर कंट्रीज के लोगों को फ्रेंड्स आल्सो, तो जर्मन फ्रेंड्स बनाने के लिए मतलब व्हाट इज दैट सीक्रेट? आइस ब्रेकिंग के लिए आई वुड से कि स्मॉल टॉक से स्टार्ट करो। जर्मन कल्चर में, बट मैंने सुना जर्मन्स डोंट लाइक
नहीं करते हैं। मतलब जब अगर आप सिर्फ क्लाइमेट की बात करोगे हाँ तो वो स्मॉल टॉक नहीं है, वो बेसिकली टाइम पास टॉक है। हाँ कहीं से कुछ स्टार्ट करो, We can पॉलिटिक्स भी हो सकती है, And वी be कैन authentic about बी it. ऑथेंटिक अबाउट इट, You don't have to पुश be मत fake. करो। Don't push, exactly. और authentic रहिए, आप इंटरेस्ट दिखाओ सामने वाले बंदे में, तो कहीं ना कहीं कोई कॉमन इंटरेस्ट निकलेगा। तो फ्रेंडशिप वहीं आगे जाएगी जब कुछ कॉमन होगा। फोर्स नहीं कर सकते आप फ्रेंडशिप। आप किसी को रोक के नहीं बोल सकते कि मैं तेरे से दोस्ती करना चाहता हूँ, मतलब वो वाला काम नहीं हो सकता। वो मेरे ख्याल से जर्मन स्पेसिफिक है भी, वो तो हर कहीं पे कहीं पे भी नहीं चलेगा वो। तो जैसे आप इतने टाइम से यहाँ रह रहे हो, तो पहले भी जैसे जर्मनी में इतने इंडियंस के लिए इनको भी आदत नहीं थी, अब तो धीरे धीरे इन लोगों को भी आदत हो रही है कि हाँ ज़्यादा इंडियंस आ रहे हैं। बट क्या आपके साथ में ओवर दीज ईयर्स आपके साथ या इनडायरेक्टली आप किसी को जानते हो, कभी कोई ऐसे बैड एक्सपीरियंस रहा है रेसिज्म से रिलेटेड, या फिर कुछ भी इन जनरल आपको जो ये डे टू डे लाइफ में यहाँ लगता होगा कि यार इस चीज़ में थोड़ा सा हमें अभी भी फील करवा दिया जाता है कि हाँ हम यहाँ के नहीं हैं, वैसा कुछ आपको लगता हो? मैं इस बारे में बोलूँगा कि मैं शायद फॉर्चुनेट रहा हूँ। मुझे ऑनेस्टली ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस नहीं। बाकी अगर फाइंड करोगे आप थोड़े बहुत है कि ठीक है, कभी कभी आप शॉपिंग कर रहे हो और अगर लाइन में किसी ने कुछ बोल दिया, आपके ऊपर थोड़ा कमेंट कर दिया, आपको शायद जर्मन पूरी तरह से समझ में नहीं आई, तो आपको ये लग सकता है कि इसने मेरे को कमेंट मारा है। हो सकते हैं छोटे छोटे इंसिडेंट, बट ऐसा कोई बड़ा इंसिडेंट जिसमें जैसे मैं किसी कंट्री का नाम नहीं लेना चाहता, बट इंटरनेट पे हम काफी चीजें देखते हैं कि आपके साथ काफी कुछ हो जाता है पब्लिक में भी और इस तरह से, तो ऐसा मैंने कभी किसी के साथ होता देखा नहीं है। और ऐसा कुछ पर्सनली एक्सपीरियंस भी नहीं किया है, रादर मेरे अच्छे ही एक्सपीरियंस रहे हैं। बट मैं इसको मना भी नहीं करूँगा, बिकॉज ये मेरा एक्सपीरियंस है। और ऑब्वियसली कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे जैसे कि कोलोन में एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था कुछ साल पहले, जो इमिग्रेंट्स के वजह से एक न्यू ईयर पे, तो उसकी वजह से बहुत सारे लोगों में गुस्सा है कि जो अनरूली इमिग्रेंट्स हैं टिपिकली जो एक नंबर के रूट से नहीं आते, आप प्रॉपर वीजा मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा, जो आप प्रॉपर परमिशन प्रॉपर वीजा जो यहाँ आने के बाद में सोचते हैं कि हम पक्के हो जाएं। हाँ एग्जैक्टली, वो लोग जब आते हैं तो उन लोगों को काफी कम नॉलेज होती है रूल्स की और बड़ी जल्दी वो सिस्टम में सेट होना चाहते हैं। उनकी वजह से, उनके ना जानने की वजह से उनसे जो हरकतें हो जाती हैं, उन चीजों को यहाँ के लोग पसंद नहीं करते। और मेरे ख्याल वंस अगेन ये सिर्फ जर्मन नहीं है, आई थिंक ये यूके में भी ऐसा ही है, यूएस में भी ऐसा ही है। आई थिंक इन जनरल बिकॉज जर्मन्स इतने रूल अबाइडिंग हैं, तो कहीं पे भी कहीं कोई रूल टूटता हुआ देखते हैं तो वो इरिटेट होते हैं और फिर वो उस चीज को एक्सप्रेस करते हैं। उन्हें ये मैटर नहीं करता कि सामने वाला बंदा कौन सी कंट्री से, उन्हें नहीं पसंद है कि बंदे लोग जो है वो लाइन जैसे तोड़ रहे हैं या वे जैसे किसी को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। वो खुद अपने बच्चों को, मैंने देखा है छोटे छोटे बच्चों को वो प्रॉपर सिखाते हैं कि इधर से ही रोड क्रॉस करनी है, यहाँ नहीं जाना है। तो या फिर कोई ट्रैफिक में गाड़ी चलाते समय रूल फॉलो नहीं कर रहा, तो इस तरह की चीजों से वो इरिटेट होते हैं। और वो इसीलिए इरिटेट कम होते हैं कि आपकी रेस कौन सी है, इसलिए ज्यादा क्योंकि आप रूल फॉलो नहीं कर रहे। आप रूल फॉलो नहीं कर रहे। और दूसरा वो अपना जो उनका दिल में है वो बोल देते हैं, थोड़े से अपनी लैंग्वेज में कहते हैं ना मुंह फट है। तो वो जब वो बोल देते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये हम पे गुस्सा कर रहा है, हमें सुना रहा है। पर जब आप उनके साथ ज्यादा काम करोगे, ज्यादा जानोगे ना, वो ऐसे ही है। तो वो जल्दी बोल देंगे कि उन्हें क्या लग रहा है। वो कभी कभी प्रोफेशनली भी मैंने देखा है कि अप्रिशिएट भी बहुत जल्दी कर देते हैं, और फिर वो अगर आपने कुछ नहीं ठीक किया तो वो क्रिटिसाइज भी कर देते। दे डोंट ट्राई कि हाँ मैं इसको कैसे शुगर कोट कर सकता हूँ। सो आपको इन जनरल जैसे कभी भी यहाँ डे टू डे लाइफ में ऐसे नहीं लगता कि यार ये मेरे साथ दिक्कत इसलिए हो रही है बिकॉज आई एम नॉट अ जर्मन, या फिर टेक्निकली आई एम फ्रॉम इंडिया, लाइक इवन इफ यू आर अ जर्मन ऑन पेपर? आई थिंक बिफोर लर्निंग द लैंग्वेज ऐसा लगता था, क्योंकि आप एक बार के बाद हेल्पलेस फील करते हो जब आपको लैंग्वेज नहीं आती, तो आपको लगता है शायद ये मेरे साथ ही हो रहा है। तो जब लैंग्वेज लेकिन जब आ जाती है तो आपके दरवाजे खुल जाते हैं, तो चीज़ें आसान लगने लगती हैं और फिर आप हर चीज़ को सॉल्व कर पाते हो हर लेवल पे, तो इसलिए ईजी हो जाती हैं चीज़ें। अच्छा, आपने ये जो इमिग्रेशन वाली बात करी अभी, तो उसी से मैं कंटिन्यू करूँगी। अभी जर्मनी में काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लक्स बढ़ चुका है, जो भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ या फिर जहाँ पे वॉर सिचुएशंस चल रही है वहाँ से भी काफ़ी लोग आ रहे हैं। जर्मनी इज़ ओपन टू देम फॉर देयर ओन रीजंस। लेकिन अभी जर्मनी में वैसे सिनेरियो थोड़ा सा गड़बड़ा गया है, बिकॉज हम बार बार सुनते हैं कि कहीं पे कुछ स्टैबिंग हो गई, कहीं पे कुछ क्राइम हो गया। और पॉलिटिकल सिनेरियो भी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रहा है, लाइक न्यू पार्टीज़ आ रही हैं। उसमें आपको क्या लग रहा है, लाइक अभी थोड़ा सा ऐसे है कि हाँ इन फ्यूचर क्या जर्मनी उतना सेफ रहने वाला है, प्लस क्या उतना वेलकमिंग रहने वाला है इमिग्रेंट्स के लिए, या फिर
टफ हो जाएंगी सिचुएशन यहाँ रहने की, आने की, सेटल होने की, उसमें आपको क्या लग रहा है? सो एक्सट्रीमिज्म दुनिया में हर देश में आजकल बड़ा ऊंचाई पर है। तो यूएस में तो मुझे लगता है बहुत ही बुरे हाल है वैसे, बट अभी सबको डर ये है कि पहले जर्मनी सबको सेफ लग रहा था, बट वैसा ही ना हो जाए यहाँ। लेकिन इशू जो है ज़्यादातर हमने जो नोटिस किया उन लोगों के साथ है, या जो हेट्रेड है वो उन लोगों के लिए है जो कि इस कंट्री में आकर कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, किसी भी तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, और गवर्नमेंट के ऊपर एक एज ए लोड की तरह रहना चाहते हैं, और उनसे बेनिफिट्स लेना चाहते हैं, इंसेंटिव्स लेना चाहते हैं किसी भी तरीके से। क्योंकि इन रियलिटी जर्मनी नीड्स अ लॉट ऑफ वर्कफोर्स, राइट? तो काफ़ी जगह पर हम जाते हैं तो लगा होता है कि भैया वैकेंसी ओपन है, लोग ढूंढे जा रहे हैं, लेकिन स्टिल अगर वो लोग यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं उन अपॉर्चुनिटीज़ को और अपने फ़ायदे के लिए किसी तरीके से इंसेंटिव्स के ऊपर रहना चाहते हैं और किसी तरीके से वायलेंट हो रहे हैं, रूल अबाइडिंग नहीं है, तो उन लोगों की तरफ ज़्यादा हेट्रेड है। क्योंकि अदरवाइज हम देखते हैं, हम खुद जब बात करते हैं अपने कॉलीग से, अदर जर्मन फ्रेंड्स से, तो वो ये कहते हैं कि ऑब्वियसली जो टैक्स पेयर्स हैं वो हमारे लिए एक ब्लेसिंग है, इस कंट्री के लिए ब्लेसिंग है। अगर आप दूसरे देश से भी हो, वहाँ की आपने पढ़ाई की, लेकिन आप कमा यहाँ रहे हो और आप टैक्स इस देश में दे रहे हो, तो आप लोग हमारे लिए ब्लेसिंग हो। उनको प्रॉब्लम उन लोगों से है जो दूसरे देश में, मतलब इस देश के ऊपर बोझ बनना चाहते हैं और कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहते सोसाइटी। अच्छा, आपने अभी बोला कि जर्मनी नीड्स अ लॉट ऑफ पीपल और वैकेंसीज काफ़ी हैं ओपन यहाँ, जो कि हम सुनते हैं, बट एट द सेम टाइम रिसेशन भी चल रहा है। सो ऑफ कोर्स पूरे जर्मनी का मैं आपसे नहीं पूछ रही हूँ, बट आप जैसे दोनों वर्किंग प्रोफेशनल हो, सो आपकी कंपनी में मतलब आप थोड़ा बहुत बता सकते हो कि अभी रियल टाइम मतलब क्या रियलिटी है जॉब्स, मतलब लोगों को मतलब हायरिंग ज़्यादा हो रही है कि फायरिंग ज़्यादा हो रही है कि जॉब फ्रीज चल रहे हैं? लाइक अगर कोई बंदा इंडिया से आना चाह रहा है अभी, स्टूडेंट या वर्किंग प्रोफेशनल, तो क्या प्रोफेशनली अभी क्या रियलिटी है, लाइक जितना आप जानते हो? हाँ, जैसे हम अपनी इंडस्ट्री के बारे में बात कर सकता हूँ। तो मैं टेक वर्ल्ड से हूँ, तो मैं बेसिकली एक सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए काम करता हूँ। और आई थिंक रिसेशन से ज़्यादा पूरा ओवरऑल दुनिया में जो टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है अभी, जो एक शिफ्ट हो रहा है, एआई जो आप सुन रहे हो, उसका एक इम्पैक्ट है। प्लस आफ्टर कोरोना जो सारा वर्ल्ड की जो सिचुएशन है, उसकी वजह से पूरा कॉर्पोरेट वर्ल्ड एक तरह से ऑब्जर्व कर रहा है। तो एज ऑफ नाउ मैं बोलूँगा कि टेक्निकल फील्ड में, आईटी फील्ड में जॉब्स वैसी नहीं है जैसे पहले थी, बट स्पेशलाइज्ड जॉब अभी भी है। अगर आपका स्किल सेट अच्छा है, तो मैं बहुत ज़्यादा पीछे नहीं जाऊँगा, बट काफ़ी लोगों को शायद पता होगा 2000 में .com बबल बस्ट हुआ था, 2008 में इंश्योरेंस का जो प्रॉब्लम हुई थी वर्ल्ड में, उसके बाद डाउनटर्न आया था। तो जॉब्स कम होती है, बट स्किल्ड लेबर जो होती है, आपका स्किल अगर अच्छा है तो उस स्किल की रिक्वायरमेंट आज भी है यहाँ पे। बट एक बात का ये है कि इजी उसी के लिए है जिसको लैंग्वेज आ जाती है, ये वरना आपका रोल एक टेक्निकल में होके रह जाएगा। अगर आप पीपल मैनेजर बनना चाहते हो और अगर आप सेल्स का काम करना चाहते हो, बहुत सारी इंडियन कंपनीज में आज भी सेल्स के लोग नहीं हैं जिनको जर्मन नहीं आती है, मैं जानता हूँ, पर उनका काम ऐसा है। लेकिन अगर आप इनकी कंपनीज में यहाँ आना चाहते हो, जर्मन कंपनीज में अगर आप आना चाहते हो, तो आपको लैंग्वेज के ऊपर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। और आपके जो व्यूअर्स इंडिया में हैं, अगर वो इस चीज़ के ऊपर देखना चाहते हैं कि जॉब है कि नहीं है, जॉब्स हमेशा होती हैं, बट जर्मनी का जो एक एक्स्ट्रा फैक्टर है बाकी सब कंट्री से, मतलब एक्स्ट्रा जो आपको करना पड़ेगा वो लैंग्वेज है। आप यूके जाओगे, इंग्लिश सबको आती है, आप यूएस जाओगे, एक्सपेक्ट कि आप एक्सेंट उनका सीखो, हाँ, ताकि उनके लिए वो एक अलग प्रॉब्लम है कि वो हाँ, कितनी समझ में आती है बट फिर भी एक लैंग्वेज को शुरू से नहीं सीखना, क्योंकि जर्मन उतनी आसान भी नहीं है। तो और जॉब्स के कंसर्न में अगर मैं अपनी कंपनी में अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊं, तो करंटली आउटसोर्सिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है। तो जो भी न्यू हायरिंग्स हो रही हैं उसमें, क्योंकि एवरी कंपनी इज लुकिंग फॉर कॉस्ट रिडक्शन, तो यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि जो न्यू पोजीशन आ रही है वो उसे जर्मनी में दिया जाए या फिर किसी कंपनी में आउटसोर्स कर दिया जाए, जो कि एक सस्ती कंपनी होगी, ताकि उन्हें सस्ता पड़ेगा। जैसे रोमानिया हो सकता है, पोलैंड हो सकता है, इंडिया हो सकता है। तो इस तरीके से डेफिनेटली उसकी वजह से जो न्यू हायरिंग है वो कम हुई है, बट स्पेशलाइज्ड जॉब्स जो यहीं बैठकर हो सकते हैं, जिनके लिए स्पेशल नॉलेज चाहिए सिस्टम्स की, जिस भी आप डोमेन में हैं, वो अभी भी ओपन है। ओके, दैट्स ग्रेट। तो काफ़ी सारी हमने सीरियस बातें कर ली, अब आप ये बताओ कि आप मज़े के लिए यहाँ क्या करते हो? व्हाट आर द फन एक्टिविटीज़? क्योंकि ये बहुत बड़ा एक मिसकंसेप्शन है। जब मैं जर्मनी आ रही थी ना, मुझे फर्स्ट लाइन ऐसे सुनने को आई थी, वो तो बहुत बोरिंग कंट्री है, वहाँ तो मतलब कुछ भी नहीं है करने को, मतलब लोग भी इतने फन नहीं है। तो ये एक मतलब अभी भी इंडिया में काफ़ी लोगों को लगता है कि बोर कंट्री है जर्मनी, क्योंकि एक तो यहाँ पे जैसे हम सुनते हैं कि एजिंग पॉपुलेशन भी काफ़ी है। तो उसका अगर
उसके अपार्ट में आप मतलब क्या करते हो लाइफ को फन रखने के लिए? काफ़ी कुछ है एक्चुअली में, स्टार्टिंग फ्रॉम मतलब डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के, जैसे आपको अगर नेचर पसंद है तो उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा कंट्री है, क्योंकि आपको एक बिल्कुल घर के पास ही आपको नेचर की अवेलेबिलिटी होगी, एक्सेस होगी, आप कभी भी वॉक्स के लिए जा सकते हो, अपना मार्केट्स में घूम फिर सकते हो। क्लबिंग के लिए जिन लोगों को इंटरेस्ट है उनकी भी आजकल तो इवन इंडियन फोकस वाले, इंडियन आर्टिस्ट वाले शोज बहुत होने लग गए हैं अब तो, काफ़ी सारे हाँ, सारे कॉमेडी शोज, कॉन्सर्ट्स सब हो रहे हैं, तो वो उस तरीके की पूरी एक्सेस है आपको। तो आई वुड से कि हम वी हैव अ बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। तो अवेलेबिलिटी मूवीज से लेके जो इंडिया का आपको चाहिए एक्सपोजर वो भी है, और अगर जर्मन के हिसाब से देखें तो घूमने फिरने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लोग ट्रैवल करना बहुत पसंद करते हैं, तो उस तरीके से ट्रैवलिंग के हिसाब से पूरा यूरोप खुला हुआ है आपके पास। आप इटली घूमने जा सकते हो, स्विट्जरलैंड घूमने जा सकते हो, मतलब अच्छे अच्छे स्पॉट्स हैं ट्रैवलिंग के लिए। और अदरवाइज अगर आपको लंबा ट्रैवल नहीं भी करना है तो 1 डे 2 डे ट्रिप्स में वीकेंड्स के हिसाब से भी देयर आर लॉट ऑफ ब्यूटीफुल प्लेसेस अराउंड, जो देख मतलब जो आपको अच्छी लग सकती हैं, आप घूम सकते हैं। और इसके ऊपर मैं ये ऐड करूंगा जैसे कि डे टू डे में भी क्या एक्टिविटीज, डे टू डे में एक्टिविटीज, मैं वो इसी एंगल पे आ रहा था कि जर्मनी मेरे हिसाब से एक हॉबी बेस्ड कंट्री है। आफ्टर आपका ऑफिशियल जॉब डे जब फिनिश हो जाता है तो क्वाइट अ लॉट ऑफ पीपल हैव देयर ओन हॉबीज। वो फिर उसके बेस पे ग्रुप है, वो आपको ढूंढने पड़ेंगे, मिल जाते हैं बड़े इजी। इंडिया में तो ज्यादा हम लोग जैसे ना कि बस खाने चलते हैं कहीं, ज्यादा यही होता है, रिजॉर्ट्स में चलो, रेस्टोरेंट्स में चलो, हाँ यहाँ एक्टिविटी बेस्ड। इसका भी ग्रुप मिल जाएगा आपको, जो फूडी ग्रुप है जो सिटी में मिलेंगे और उस दिन बैठ के खाना ही खाएंगे, तो वो भी मिल जाएगा आपको यहाँ पे। बुक क्लब भी है आपका बाइकिंग क्लब्स भी है, मोटरसाइकिल वगैरह चला सकते हो आप, साइकिलिंग चला सकते हो आप बेसिकली किसी भी तरह का टेनिस क्लब हो जाएगा। इस सब चीजों के क्लबिंग सिस्टम है। और अगर आप एक्सप्लोरर हो, अगर आप जैसे रजनी ने बोला कि अगर आप नेचर में जाना चाहते हो तो एंडलेस अपॉर्चुनिटीज हैं यहाँ पे। अपने घर के पास टाउन हाउस है, और इधर आप साउथ में म्यूनिक में जाओ तो पूरा एल्प्स है। आप सोच भी नहीं सकते कि कितने बहुत कम नाम है जो दुनिया को पता है। म्यूनिक, जो फ्रैंकफर्ट, बर्लिन, ये बड़े बड़े शहरों के नाम पता है, लेकिन यहाँ आने के बाद आपको पता लगता है कि जो छोटे टाउन है वो कितने सुंदर है। तो और पूरी जर्मनी में हर जगह काफी नेचुरल ब्यूटी बहुत है, ग्रीनरी बहुत है। अब कमिंग बैक टू द पॉइंट कि जर्मनी बोरिंग कंट्री, मुझे लगता है कि लोग क्यों बोलते हैं कि वेदर जो है यहाँ की समर उतनी लंबी नहीं है, बट विद वेदर चेंज वो भी चेंज हो रहा है। हमने वो भी टाइम देखा है जब मई एंड तक लीव्स ग्रीन नहीं होते थे, आज अप्रैल में ही हो जाते हैं। तो रफली 1 महीने की समर बढ़ विंटर चुकी में है। मैंने सुना है काफी कम हो गई है, वैसे जितना एक्सट्रीम स्नोफॉल और वो सब होता था, काफी माइल्ड है। यहाँ पे अभी भी स्नो नहीं है जर्मनी में, जनवरी में बैठे हैं हम आज। तो वो मैं समझ सकता हूँ कि रफली 3 to 4 months जो ग्रे वेदर बोलते हैं जिसको, वो है यहाँ पे। आप उसको मिनिमम कर सकते हो, थोड़ा कम कर सकते हो, लेकिन खत्म नहीं कर सकते। बिकॉज देयर आर सम सिटीज जो ज्योग्राफिकली ऐसी हैं जिसके अंदर मैक्सिमम सन आता है। यहाँ पे उस तरह की रिसर्च भी होती है कि मैं कहाँ रहना चाहता हूँ, मैं वहां रहूंगा जहाँ पे साल में मैक्सिमम सनी डेज होते हैं। साउथ में एक है ब्लैक फॉरेस्ट में सिटी, तो वो उसके अंदर सबसे मैक्सिमम सनी डेज है, तो लोग वो भी सिलेक्ट करते हैं यहाँ तक रिसर्च करने के बाद। बट इससे एस्केप नहीं है, तो उन 3-4 महीनों में आपको आपकी हॉबी ही बचा सकती है। क्योंकि आपको 8-9 बजे तो 8 बजे दिन उगेगा, सूरज निकलेगा, और 4 बजे 4:30 बजे तक रात हो जाती है। तो आप अंधेरे में ऑफिस जाते हो, अंधेरे में वापस आते हो। वो वाला टाइम थोड़ा सा मैं कहूँगा कि इसीलिए आपको हॉबी बहुत जरूरी है। आफ्टर ऑफिस आपको कुछ करना पड़ेगा, और फिटनेस सेंटर ज्वाइन कर सकते हो। आप दोनों की क्या है हॉबीज फेवरेट? हम लोग भी फिटनेस पे हैं काफ़ी ज़्यादा। मुझे वैसे बुक रीडिंग पसंद है या फिर ट्रैवलिंग पसंद है, तो फिर उन्हीं में। वन ऑफ माय हॉबीज मोटरसाइकिल राइडिंग, सो लेकिन वो समर स्पोर्ट है। तो समर में मैं कुछ ट्रिप्स कर लेता हूँ, कुछ फ्रेंड्स हैं उनके साथ, या सोलो। अदरवाइज एज ए फैमिली हमें घूमना बहुत अच्छा लगता है। हम काफ़ी रोड ट्रिप्स कर लेते हैं। कहाँ घूम लिए आप अभी तक? एंड व्हिच इज योर फेवरेट? यूरोप तो काफी हो गया वैसे। आई थिंक जो बोर हो गया अभी, हटाओ यूरोप को। लोग वहां बैठ के सोच रहे एक बार ही यूरोप जाए, आपके लोग काफी हो गया। मेरा फेवरेट स्विट्जरलैंड है। सबसे ज्यादा हमने वही विजिट किया है, और मैं वो किसका नहीं है, आई थिंक किसी को भी पूछो सबका यही है फेवरेट स्विट्जरलैंड, सबसे ज्यादा वही है। मतलब मैं स्विट्जरलैंड को कभी फर्स्ट से हटा नहीं पाता, बट अदरवाइज मेरा सेकंड फेवरेट में आई वुड से कि स्पेन एंड पोर्चुगल ने मुझे काफी इंप्रेस किया लास्ट हमारी ट्रिप में। तो वो मुझे बहुत पसंद है। और बाकी अच्छी बात यह है कि अगर आपको ड्राइविंग 5 to 6 hours a day भी अगर आप ड्राइविंग कर लो, तो
काफी दूर तक आप ड्राइव करके पूरे यूरोप को देख सकते हो। इट्स क्वाइट पॉकेट फ्रेंडली हो जाता है। हाँ। और एक्सप्लोरिंग बहुत अच्छी होती है। मुझे पसंद है कि अगर 1000 किलोमीटर भी अगर दूर है तो हम ड्राइव करके पहुंच जाएं एंड वो ड्राइव करके वापस आ जाएं, एंड देन लोकल में भी आपकी अपनी गाड़ी है तो वो ठीक है। फ्लाई करके जाना कंफर्टेबल है, आई नो, बट मैं पहले ट्राई करता हूँ कि पहले ड्राइव करके क्या हो सकता है। तो हम स्पेन भी ड्राइव करके गए थे, 5000 प्लस किलोमीटर का ट्रिप था वो। तो हम ओनली अस, कोई एक्स्ट्रा फैमिली नहीं, और हमने कुछ मिस नहीं किया। वी रियली एंजॉयड एवरी प्लेस जो हमने देखा। हाँ, काफी लोग एक्चुअली करते हैं यहाँ पे ऐसा पूरा ड्राइव करके। हमने भी फ्रैंकफर्ट से पूरा क्रोएशिया एंड डुब्रोवनिक नीचे तक पूरा ड्राइव करके गए थे और ड्राइव करके आए थे। हाँ, और बीच में इतनी सुंदर सुंदर ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया वो सब आए, तो इतना सुंदर पूरा वो देखते हुए आए थे। वरना फ्लाइट में तो क्या ऐसे गए और पहुंच गए। हम हवाई तो हर थोड़े मत थक गए तो देख लिया कि नियरेस्ट प्लेस टू स्टे, वहाँ रुक गए, नहीं तो चल, अगर हिम्मत है तो चले जाओ। वैसा डीडीएलजे में राज सर ने कहा है ना ये यूरोप का मजा तो बाय रोड है। हाँ, ट्रू। तो आपने जैसे बताया कि आपका बेटा भी है, सो हाउ वाज दैट कि आपने एक बच्चा यहाँ पाला? बिकॉज हमने अभी तक इतना, मुझे एक्सपीरियंस नहीं है इस बारे में, तो आप बताओ अच्छे से कि स्कूलिंग कैसी होती है यहाँ पे, और जैसे होमवर्क वगैरह कराने में कितना इन्वॉल्वमेंट रहता है, एक्टिविटीज़ करने में, और जैसे एज ए किड के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो वो भी डिफरेंट नेशनैलिटीज़ के साथ में ग्रो हो रहा है, थोड़ा इंडियन जो अपनी फैमिली है उनसे दूर हैं, तो क्या, और अपन जैसे अब वही ना, दिल से तो अपन देसी हैं, तो अपनी जो अपब्रिंगिंग है, अपने जो कल्चर है, वो हमें तो जो इंडिया में मिला है वही रहा है, खाने की हैबिट्स या फिर और भी चीज़ें, पर बच्चा वो यहाँ वाली सीखता है। सो हाउ वाज दैट, मतलब कैसे आपने उसको बैलेंस किया, कितना इंटीग्रेशन आपने रखा बच्चे की लाइफ में? सो बेटे के लिए जब हमने स्कूल का डिसीजन लेना था, आई थिंक वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि काफ़ी चॉइस होती है आपके पास। आप इंटरनेशनल स्कूल में स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि डर लगता है हमको कि हम इंग्लिश, जैसे इंग्लिश हम हमारे देश में इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों को सिखाने के हिसाब से, और यहाँ जर्मन फोकस्ड रहती है एजुकेशन, और इंग्लिश को एज अ एडिशनल लैंग्वेज पढ़ाया जाता है। तो शुरू में वो डिसीजन के लिए हम लोगों को काफ़ी सोचना पड़ा, लेकिन फाइनली फिर हमें यही लगा कि जब हम इस देश में आकर जिस लैंग्वेज से हमें चैलेंज लेना पड़ा, और फिर करियर में सेटल होने के लिए वो चीज़ हमारे लिए डिफिकल्ट हुई, तो वो डिफिकल्टी हम अपने बच्चे को क्यों दें। तो उस थॉट के साथ हमने उसे जर्मन एजुकेशन सिस्टम में शुरू से डाला। तो उसकी वजह से उसकी बेसिक जो एजुकेशन है वहीं से स्टार्ट हुई, और फिर वो अपने आप इजीली मतलब कि एक्सप्लोर करता रहा बाकी जर्मन सिस्टम में ही, जो कि काफ़ी ठीक रहा। मतलब उसके लिए ही डिडंट हैव चैलेंजेस, शायद शुरू में उसके लिए उसके लेवल पे रहे होंगे, पर क्योंकि काफ़ी छोटी एज थी तो बच्चे एडजस्ट कर लिया उसने। हाँ, तो हमारे लेवल पे मतलब क्योंकि हम भी सीख रहे थे साथ साथ, तो हम उसे हेल्प कर पाए थोड़ा थोड़ा शुरू में, और फिर हमने उसी चीज़ पे मतलब कि थोड़ा ज़्यादा फोकस किया, क्योंकि हम लोग एजुकेशन पे एज एन इंडियन काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। हाँ, तो वो रखा हमने। बाकी फ्रेंड सर्कल में शुरू में आपको ऐसे डर नहीं लगा मेरा बेटा बड़ा होके बोलेगा मैं तो पेंटर ही बनूंगा वैसा, या फिर आपको था कि पेंटर बने या फिर चाहे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने? हाँ, कुछ वो क्वेश्चन अभी भी क्लियर नहीं है। मुझे लगता है हमारा दिमाग खुल जाता है कि अगर बच्चा अपनी ही चॉइस की चीज करेगा तो शायद वो उसमें एक्सेल कर पाएगा, क्योंकि पेंटर्स भी हैं जो, और यहाँ पे एक्चुअली वो अच्छा अर्न भी करते हैं वैसे तो, क्योंकि यहाँ पे किसी भी स्ट्रीम में आप जाते हो तो वो उसकी मतलब कि आप एक्सेलेंस लेवल तक अचीव कर सकते हो। अगर आपका पैशन है उस चीज में तो आपको वो करना भी चाहिए। तो ये चीज हमें भी थोड़ी क्लियर हुई, और यहाँ पे मीन्स भी है, पे भी आपकी अच्छी है, लाइफ भी अच्छी होगी, रिस्पेक्ट भी है, तो वो कर सकते हैं। वो इम्पोर्टेंट था एग्जैक्टली। और जो कल्चर की आपने बात की उसके ऊपर कहना चाहूंगी, क्योंकि हमारे बेटे को हिंदी आती थी जब वो यहाँ आया, तो वो 2-2.5 साल का था। अच्छा। तो वो एक काफी बड़ा बेनिफिट रहा कि हम उसे हिंदी सीरियल्स भी दिखा देते हैं, कभी कभी वो हिंदी मूवीज भी देख लेता है, तो वो बॉलीवुड से कनेक्ट कर पाता है। एक्चुअली में जो उसके छोटी छोटी जो ये कल्चर की चीजें हैं या अपने जोक्स हैं वो अंडरस्टैंड कर पाता है, जो हमारे लिए बहुत रिलीविंग है। कि हमें वो ये नहीं लगता कि अरे इसको ये समझ नहीं आया, तो ये हमारे लिए अच्छा रहा। ग्रैंड पेरेंट्स को भी रहता है हमसे कैसे बात करेंगे बच्चे, और वो इंडियन कल्चर का जो एक्सपोजर उसको है, क्योंकि इंडियन से हमारे पास और फ्रेंड्स हैं जिनसे हम फेस्टिवल्स में मिलते हैं, सब साथ में मनाते हैं, तो उस तरीके से कल्चर का एक्सपोजर भी है उसके पास। और तो आपके बेटे को ज्यादा ब्रेड पसंद है कि ब्रेड पकौड़ा? उसे सिर्फ पराठे और रोटी पसंद है। पराठे रोटी पसंद है ना, फिर ठीक है। आपको तो कहीं ब्रेड ज्यादा नहीं पसंद है? मैं कोशिश करती हूँ कभी कभी अपना काम बचाने के लिए कि ब्रेड वो खा ले, पर उसे रोटी और दाल चावल ज्यादा पसंद है। ठीक है फिर सही है, चलो सही है। तो अभी आप ये बताओ कि जैसे अगर कोई और इंडिया में है फैमिली जो आना चाहती है यहाँ पे, तो आप क्या सजेस्ट करोगे? फॉर एग्जांपल एक हमारा मिडिल एज मतलब 30s में या फिर 35 में
कोई फैमिली है, क्योंकि स्टूडेंट्स तो बहुत आ ही रहे हैं और वर्किंग प्रोफेशनल्स भी क्या है जो यंग है ना वो रिस्क ले लेते हैं लाइफ में। तो बिलो 30 जो है ना वो जैसे मान लो यंग कपल है वो तो काफ़ी लोग आ जाते हैं अभी, लेकिन जो जैसे बच्चा हो गया, एक स्टैब्लिश हो गए करियर में, कंफर्ट जोन में जा चुके हैं, उन लोगों के पर्सपेक्टिव से भी आप थोड़ा बताओ कि हाँ मान लो अगर 3-4-5 साल तक का बच्चा है, अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं, मे बी 50 लाख के अराउंड या फिर मे बी 1 CR आजकल जो कि होने लगा है इंडिया में भी पैकेजेस, तो सबको फिर ये लगता है कि मैं क्यों जाऊं जर्मनी, क्योंकि यहाँ तो इतनी सैलरीज नहीं है, प्लस इंडिया में आपको वो कंफर्ट मिलता है, हाउस हेल्प का मिलता है, फैमिली, सोशल लाइफ, इन सब को लेके काफ़ी थॉट्स रहते हैं। सो उसमें आप मतलब एज पर योर एक्सपीरियंस आप क्या सजेस्ट करोगे, आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए तो क्यों, आना चाहिए तो क्यों, क्या मेंटली वो फिर प्रिपेयर होके आए, क्या जोन में आए, यहाँ के क्या एक्सपेक्ट करें, कैसे सेटल हों, उसके अराउंड अगर आप अपने एक्सपीरियंस से कुछ बता सकते हो। आई थिंक ये क्वेश्चन इतना सिंपल नहीं है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड तो है। कोई नहीं, हमारे पास बहुत टाइम है। नहीं, इसमें एक्चुअली गुड दैट आपने बोला कि बच्चा 4-5 ईयर्स तक एज का, क्योंकि वो जब स्कूल जाने लगता है तो ज्यादा डाउट आते हैं, लोग आना चाहते हैं लेकिन फिर वो आ नहीं पाते। ये क्वेश्चन काफी लोगों से डिस्कशन हो चुकी है मेरी, काफी लोग पूछते भी हैं। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये होता कि आपका बच्चा किस उसमें है, क्योंकि यहाँ का एजुकेशन सिस्टम, सबसे पहली बात मेरा सजेशन ये रहेगा कि जितनी जल्दी बच्चा जिस छोटी एज में अगर आप इन कंट्री में आना चाहते हैं जो कि इंग्लिश स्पीकिंग नहीं है, जर्मनी इज नॉट द ओनली कंट्री, आई मीन स्विट्जरलैंड भी है, ऑस्ट्रिया भी है, नेदरलैंड्स भी है, दे आर ऑल गुड कंट्रीज, लग्जमबर्ग आपका कंट्री वो भी बहुत अच्छा है। तो इन सब कंट्रीज में अगर आप आना चाहते हो तो आपका बच्चा जितनी जल्दी आएगा, अगर आप उसको यहाँ के एजुकेशन सिस्टम में पढ़ाना चाहते हो, अगर आप एज ए एक्सपैट आ रहे हो और आपका टाइम स्पेन सिर्फ 3-4 साल का है, बिकॉज जो सैलरी रेंज आपने बताई है ना, उस सैलरी रेंज में वो बंदा इंडिया में भी अच्छा कर रहा है। हाँ। अपनी कंपनी में। तो ऐसा भी हो सकता है कि उसकी कंपनी ने उसको कुछ टाइम के लिए जर्मनी भेजा, फिर उसके बाद वो यूके चला जाए या यूएस चला जाए, वो एक अलग जर्नी है। वहां पे उसकी कंपनी उसको इंटरनेशनल स्कूल बच्चे को सपोर्ट करेगी, वो कंपनी की तरफ से मिल जाएगा, वो बात तो हैप्पी बात है। उसमें आपको ये देखना है कि आप क्यों इंडिया नहीं छोड़ना चाहते या क्यों बाहर जाना चाहते हो, क्योंकि एक किसी भी इंडस्ट्री में आप काम करते हो और अगर आप थोड़ा ट्रैवल करते हो तो मेरे हिसाब से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आपके बच्चे की एज के ऊपर डिपेंड करता है। सेकंड केस ये है कि आप जर्मनी ही आना चाहते हो लॉन्ग टर्म के लिए, आपकी कंपनी ने आपको भेजा या आप खुद ट्राई कर रहे हो। अगेन अगर आपकी कंपनी ने भेजा, आपका रास्ता फिर आसान है, क्योंकि कंपनी आपको लैंड करवा देगी, कंपनी आपके बच्चे को एडमिशन करा देगी, कंपनी आपकी मोस्टली कंपनीज आपके बच्चे की इंटरनेशनल स्कूल की फीस काफी हद तक कवर कर देती है। देन आपका एक टाइम आएगा कि अब आप इंडियन कंपनी छोड़ना चाहते हो, तो जब आप उस टाइम पॉइंट में अगर आओगे तो आपको ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी कि इस देश में इंटीग्रेट होने के लिए लैंग्वेज से इंटीग्रेट होना बहुत जरूरी है, बिकॉज इंटरनेशनल स्कूल्स एक्सपेंसिव है। जब वो इंडियन कंपनी आपके बच्चे की फीस नहीं लेगी तो जर्मन कंपनी लेगी कि नहीं लेगी, और अगर ले भी लिया तो यहाँ के स्कूल को खत्म करने के बाद आप यूनिवर्सिटी में, जर्मन यूनिवर्सिटीज में अगर आप एजुकेशन चाहते हो, तो मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि भाषा को जानना और भाषा में पढ़ना अलग अलग बातें होती हैं। तो जो बच्चा जर्मन में नहीं पढ़ रहा स्कूल में एज ए जर्मन मेन सब्जेक्ट, वो ये थोड़ा कम एक्सपेक्ट करें कि अगर मैं सिर्फ इंग्लिश मीडियम से पढ़ के एंड में जाके जर्मन यूनिवर्सिटी में सीधा जर्मन में एजुकेशन ले लूंगा, वो टफ है, वो काफी टफ है। और वही है, बाकी तो किसी ने अगर इंडिया छोड़ना है तो मेरा पहले क्वेश्चन तो उससे ये होगा कि अगर आपकी 50 लाख टू 1 CR सैलरी है तो आप इंडिया छोड़ना ही क्यों चाहते हो। उनको अपना रीजन पहले बनाना है, और उसके बाद उनको कंट्री ढूंढना है कि मैं कहाँ जाना चाहता हूँ। उसमें अगर जर्मनी आजकल सबसे बड़ा रीजन लोगों का ये हो गया है कि कम पैसे वाला तो देखो अपने आप ही आना ही चाहेगा, बिकॉज इंडिया में जो लोअर सैलरी रेंजेस पे हैं उनके लिए तो यहाँ बहुत ही अच्छा ही है, क्योंकि यहाँ पे जो बेयर मिनिमम सैलरी है वो काफी अच्छी है, आप एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ जीते हो, आपकी सेविंग्स अच्छी होती है। बट जो ज़्यादा कमा रहे हैं उनको आजकल ये रीज़न लगने लगा है कि जो टैक्सेस वो पे कर रहे हैं उसकी वर्थ उन्हें नहीं मिलती है रिटर्न में, क्वालिटी ऑफ लाइफ वहाँ पे उनको नहीं मिलती है, तो इवन दे वांट टू लीव इंडिया एंड सेटल टू अदर कंट्रीज, एंड जर्मनी इज ये अच्छा पॉइंट है, क्योंकि ये हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करते। जैसे एज ए टैक्स पेयर मेरे टैक्स मनी की वैल्यू मुझे रिटर्न यहाँ पे बहुत मिलती है। एग्जैक्टली। तो बच्चे की एजुकेशन फ्री है जर्मन सिस्टम में, डिडक्शंस एक अलग चीज है और एक इनकम टैक्स एक अलग है, तो वो इंडिया में भी अगर आप अच्छा कमाते हो तो देन इट्स मोर देन जर्मनी।
क्वालिटी ऑफ लाइफ डेफिनेटली बेटर है, क्योंकि आप निकलोगे बाहर तो सड़कें सभी बनी हुई हैं, बस अगर हैं तो वो टाइम पर आ रही हैं, तो उस तरीके की जो कुछ सर्विसेज हैं वो यहाँ पर आपने जो सर्विसेज सेटअप कर दी गई हैं वो 100% फंक्शनल हैं। तो इस तरीके बहुत से सारे नहीं लोगों है का कि ना माइंडसेट में वो इतना ही रहता है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ में वो हाउस हेल्प है, आराम है, ब्लिंकिट हो जाता है, रात को 2 यहाँ बजे जोमेटो हो जाता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है जैसे नेचर की वो नहीं मिलेगा availability। लेकिन यहाँ हाँ। पे आप एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हम शायद मिस कर रहे हैं अभी मैं इंडिया में, सॉरी टू कट यू, मैं अभी इंडिया में बात कर रही थी किसी से, तो ये क्वालिटी ऑफ लाइफ पे ही हम डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने उन्हें बताया जर्मनी में 5 मिनट से कम में एम्बुलेंस आ जाती है, तो वो कहते हैं ब्लिंकिट जैसे। मैंने कहा वही डिफरेंस है कि इंडिया में 10 मिनट में खाना कैसे पहुंचे उस पर फोकस है, वहाँ पे उस पर नहीं है अभी फोकस, लेकिन वहाँ पे 5 मिनट से कम में एम्बुलेंस कैसे पहुंचे उस पर पूरा फोकस है। और दूसरी बात ये है कि आजकल हम काफ़ी सुन रहे हैं इंडिया में कि जो आपका क्वालिटी इंडेक्स, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, वो हम भूल जाते हैं। हाँ, तो आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन करने के लिए आपको घर में एयर प्यूरिफायर लगाने पड़ेंगे, इससे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ मेरी बढ़ फैमिली जाए। में खुद में लोगों ने ले लिया है, तो यहाँ सचिन के भाई ने ले लिया, मेरे भाई ने ले तो लिया, यूरोप में जिस घर में जाओ। एनसीआर में सबको लेना है। हाँ, तो यूरोप में जयपुर आपको जो सीकर जैसी छोटी जगह में, अच्छा। क्योंकि AQI इतना ज्यादा 200-300 जा चुका है, मतलब घर के अंदर छोटे सी जगह में भी। दिल्ली की तो बात ही मत करो। हाँ, तो वो चीज है, क्योंकि वो पैसिवली आपको हर्ट कर रहा है, आपके बच्चों को ज्यादा हर्ट कर रहा है, वो दिखता नहीं है लेकिन वो लॉन्ग आपको टर्म पता नहीं में लगता। तो उसको आप किसी भी तरीके से नेगेट नहीं कर सकते। आप अपने घर में तो ठीक कर लोगे, बच्चा स्कूल तो जा ही रहा है, बाहर भी जा रहे हो, और मोस्ट ऑफ द काफी लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए अपनी सिटीज की पॉल्यूशन काफी खराब है। हाँ, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि वो वहाँ पे रहना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि हर इंसान के पास हर अपॉर्चुनिटी नहीं होती और आप चूज नहीं कर सकते। आप जैसे किसी को नहीं बोल सकते कि दिल्ली में, यार तू दिल्ली में क्यों रह रहा है, तू कसौली जाके क्यों नहीं रहता, पॉसिबल नहीं होता। आपकी जॉब है, आपकी फैमिली है, बच्चे का एजुकेशन है, चले भी जाओगे तो। एग्जैक्टली। तो कहना बहुत आसान है, होता बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आपके पास चॉइस है तो क्वालिटी ऑफ लाइफ इज नॉट ओनली अबाउट रोड्स एंड जो बेसिक नेसेसिटीज। वेस्टर्न कंट्रीज में ये सब बेसिक नेसेसिटीज है, रोड होनी चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। इसको हम डेवलप्ड कंट्री में काम बच्चा आपका सेफली पार्क में खेल रहा है, आप सेफली रोड पे जा रहे हो, जो बेसिक नीड्स है हमारी, साफ पानी, साफ हवा, ट्रैफिक है, रूल फॉलोइंग है, हाँ, जैसे रेड लाइट और ग्रीन लाइट को क्रॉस करना एक एग्जैक्टली डिसिप्लिन है। यहाँ पे बच्चा पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बस से स्कूल जाता है, उसी से वापस आता है। एग्जैक्टली, बताओ। तो विदाउट मेरे को कोई टेंशन हुए। हाँ, ऐसा नहीं कि आपको स्कूल की ही बस है, उसमें भी आपको ट्रैकर लगा के भेजना पड़ रहा है। सो पीस ऑफ माइंड प्लेज अ बिग रोल। अच्छा, तो ये तो जैसे जो हमने बातें करी है वो काफ़ी पर्सनल लेवल पे भी हैं कि क्वालिटी ऑफ लाइफ है, ये है, बट एक प्रोफेशनल लाइफ भी हमारे ज़िंदगी का काफ़ी इंपॉर्टेंट हिस्सा है। हम सबसे ज़्यादा टाइम हमारे कलीग्स के साथ में बिताते हैं और वहाँ पे भी एक पीस ऑफ माइंड होना बहुत ज़रूरी है। इट्स मनी इज़ नॉट द ओनली फैक्टर। तो उसके बारे में भी आप बताओ, लाइक हाउ इज़ योर प्रोफेशनल लाइफ हियर, और इन जनरल जैसे कैसा है यहाँ का वर्किंग इन्वायरमेंट, क्योंकि इंडिया में तो अब सुनने में आ रहा है कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक लोगों को लगने लगा है, बिकॉज उनको पता है कि बेटर हो सकता है। कुछ टाइम पहले तक ऐसा था कि यार यही होता होगा। तो एक्चुअली में, क्योंकि हमने इंडिया में भी अच्छा खासा काम किया है आईटी सर्विसेज में, और यहाँ पर भी काफ़ी टाइम हो गया काम करते हुए, तो आई थिंक काफ़ी इजीली कह सकते हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस यहाँ पर ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जो आपके नंबर ऑफ आवर्स जो आप कंपनी के लिए लगा रहे हो उसकी एक्सपेक्टेशन काफ़ी रीजनेबल है। ऐसा नहीं है कि आप 8-8 बजे तक 9-9 बजे तक आप ऑफिस के लिए काम कर रहे हो। मतलब अब प्रोफाइल पे भी डिपेंड करता है, और आप प्रोजेक्ट सिचुएशन अगर डिफरेंट है, कभी कुछ टाइम के लिए ऐसा हो सकता है, लेकिन अदरवाइज ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि वीकेंड पे आपको बॉस कॉल कर रहा है तो आपको अटेंड करना है। यहाँ तक है, मेरे जो कॉलीग्स हैं वो अपना आपस में प्राइवेट फोन नंबर भी एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करते क्योंकि उनको ऑब्लिगेशन नहीं है ये करने की। तो इस तरीके से आपके पास आफ्टर ऑफिस ठीक ठाक टाइम है। अब जो रिलेशंस हैं आपके साथ, आपके मैनेजर्स का, जो आप टॉक्सिक बिहेवियर की बात कर रहे हैं, तो जो वो उतने काफी क्लियर रहते हैं। तो गोल सेटिंग जो है आपके मैनेजर के साथ या आपके जो कॉलीग्स के साथ है वो काफी क्लियर होती है। किसी भी तरीके का ऐसे हिडन नहीं रहते हैं रीजंस। मतलब बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस। ऑफिस पॉलिटिक्स आप लोगों को लगती है कि यहाँ पे ऑफिस पॉलिटिक्स होती है? मतलब बिल्कुल जीरो नहीं कह सकते आप। हर तरीके के लोग होते हैं हर कंपनी में, लेकिन स्टिल ऐसा कुछ लेग पुलिंग वाला बहुत ज्यादा हमने कभी नहीं देखा है। इट्स जस्ट फेवरिज्म, हेल्दी कंपटीशन, आई वुड कॉल इट। दैट इज तो रिक्वायर्ड आल्सो। वो होगा और काफी क्लियर तरीके से आप बता सकते हो कि आप ये काम, अगर आपसे एक्स्ट्रा कोई काम दिया जा रहा है तो डिपेंडिंग ऑन कि अगर आप अपने लिमिट से ऊपर जा रहे हो तो आप बता सकते हो वेरी क्लियरली अपने मैनेजर को, वो एक्सपेक्टेड है कि आप इससे ज्यादा नहीं ले सकते हो क्योंकि आपने पहले से ही अपनी लिमिट पर। तो इस तरीके से
काफी आई वुड से कि आपके पास फ्रीडम है अपना वर्क डिफाइन करने की, और आप उसको मतलब हेल्दी तरीके से डिस्कस करके और वेकेशन डेज भी आई थिंक काफी अच्छे मिलते हैं इंडिया में। तो मैंने भी इंडिया में काम किया है, तो एक तो छुट्टियां इतनी कम मिलती हैं, उसके बाद में भी 2 दिन से ऊपर तीसरे दिन की छुट्टी मांग लो तो इतनी माथापच्ची करनी पड़ती है कि आप 5 दिन की छुट्टी तो आपको मिलती ही नहीं, मतलब इतना स्ट्रगल लगता है। और मतलब यहाँ पे फिर हम जैसे इंडिया जाते हैं तो वो लोग पूछते हैं वहाँ पे बेरोजगार हो गए क्या, इतने टाइम से यहाँ कैसे हो, फिर बताओ कि नहीं छुट्टियां हैं इतनी, तो लोगों को यकीन नहीं होता। फिर जैसे जो ये अनलिमिटेड सिक लीव वाला है, मैटरनिटी लीव का जैसे आपने बताया, नंबर ऑफ हॉलीडेज बिल्कुल सही कहा आपने कि काफ़ी ज़्यादा हैं इन कंपैरिजन टू जो हमें इंडियन कंपनीज में मिलती हैं। तो यहाँ पे मिनिमम 22 से लेके 30 तक जाती हैं, जो आपको 1 साल में हॉलीडेज मिलती हैं हर एम्प्लॉय को, और वो आपका हक होती हैं। इसका मतलब ये है कि आपको किसी को कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब मोस्टली ये आपको कंज्यूम करनी होती हैं विद इन द ईयर, और अगर साल के एंड तक आप नहीं खत्म हो रही हैं तो एचआर की तरफ से आपको फोर्स किया जाता है कि आप छुट्टी लें। तो इस तरीके और से आप फ्रीली बोल सकते हो कि हाँ मुझे 15 दिन की छुट्टी चाहिए एक साथ, और कोई ऐसे क्वेश्चन भी नहीं आता कि इतने दिन की छुट्टी क्या करोगे। उसमें सिर्फ मैं एक कैवेट बोलूंगा कि प्लान कर सकते हो आप, बट प्रोजेक्ट का स्कोप फिर भी देखना पड़ता है। हाँ। जैसे अगर जर्मनी में जो स्कूल वेकेशंस होती हैं वो एक फिक्स्ड शेड्यूल में होती है। हाँ। तो अगर आपकी टीम में लेट्स से 4 बंदे ऐसे हैं जिनके सबके बच्चे हैं और चारों को उसी टाइम पे छुट्टी चाहिए और सबको 3-3 हफ्ते की छुट्टी चाहिए, हाँ। तो प्लानिंग है, वो सब जगह है। दैट्स व्हाई दे आस्क ना कि ईयर स्टार्ट में ही अपना पूरे साल का वेकेशन प्लान कर लो। इसीलिए आपको वेकेशन प्लानिंग मुझे इतना बड़ा शौक लगा था कि मैं कल क्या करूंगी मुझे नहीं पता। आप कह रहे हो पूरे साल की वेकेशन प्लान कर लो। जर्मनी में ये तो है, हर चीज आपको प्लान करनी पड़ेगी, अपॉइंटमेंट। कुछ मेरे कलीग्स हैं, दे हैव देयर वेकेशंस प्लान्ड फॉर 2 years। ऐसे भाई कैसे? साल के पहले हफ्ते में सबसे पहले अपने हॉलिडे के डेज बुक कर लेते हैं। एग्जैक्टली, उस तरीके से प्रेडिक्टेबल हो जाती है चीजें। प्रायोरिटीज देख रहे हो आप? प्रायोरिटीज वो जैसे बादल इंपॉर्टेंट है, वैसे छुट्टियां इतनी इंपॉर्टेंट है इनके लिए। इम्पोर्टेंट है, और एक बार प्लानिंग ही इम्पोर्टेंट नहीं है, एक बार प्लान हो गया तो फिर आपकी छुट्टी प्लान हो गई, आपकी टिकट बुक हो गई, तो फिर अब कैंसिल भी नहीं करना उतना मुश्किल है। तो मैनेजर के लिए वो वेकेशन कैंसिल भी नहीं हो सकती। तो थोड़ा प्लान ज्यादा है, बट मेरे हिसाब से फायदा ज्यादा है इस सिस्टम का, मेरे हिसाब से। और जैसे वीकेंड्स पे काम करवा लिया, कभी ऐसे ही रात पे कुछ काम आ गया, वैसा सब होता है? नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब डिपेंडिंग ऑन योर प्रोफाइल हो जाता है वो भी। तो इस तरीके की प्रोफाइल में भी नहीं है, पर अदरवाइज भी अगर आप देखो अपने आसपास तो ऐसा बहुत ही रेयर है कि जो लोग प्रोडक्शन पे काम कर रहे हैं या जिनका काम सिर्फ वीकेंड स्पेसिफिक ही है, उनको भी अगर काम करवाया जाएगा तो उन्हें इंसेंटिव्स मिलेंगे इस काम को करने के लिए। आई थिंक यू गेट डबल पे ना फॉर वर्किंग ऑन संडेज या लेट नाइट। आई थिंक कंपनी वाइज है, उसका सैटरडे का बिलिंग अलग होता है, संडे का बिलिंग अलग होता है। संडे तो एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट है आपसे काम करवाना, बट मैं एक अगेन इस पे एक राइडर और बोलूंगा, क्योंकि जैसे इंडियन आईटी सर्विस इंडस्ट्री से अगर आप आए हो, ये सारे रूल्स हम मोस्टली बात कर रहे हैं जिसमें आपका एम्प्लॉयर जर्मन है, जर्मन कंपनी है। अगर आप इंडियन कंपनी से यहाँ पे किसी असाइनमेंट पे आ रहे हो तो हमको सबको पता है, हमने किया है वो। आपको अगर प्रोजेक्ट में कुछ प्रॉब्लम है, अगर गो लाइव इशू चल रहा है या कुछ टाइमलाइन स्ट्रिक्ट है, तो आप काम करोगे, आप लेट काम भी करोगे, आप वीकेंड पे भी काम करोगे। लेकिन अगर आप किसी जर्मन एम्प्लॉयर के साथ डायरेक्टली एम्प्लॉयड हो और आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, देन बेसिकली या तो आपको कंपनसेटरी ऑफ मिलेगा या कंपनी पॉलिसी के बेस पे आपको पैसे मिलेंगे। और बेसिकली रूल्स काफी डिटेल में आई थिंक थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, बट 10 आवर्स अ डे अगर आपने काम कर लिया तो बेसिकली उसका एक डिफरेंट वर्क फ्लो ट्रिगर हो जाएगा। तो एंड एक जिस दिन आपने शाम को काम करके गए, अगले दिन दोबारा काम स्टार्ट करने से पहले एक मिनिमम नंबर ऑफ आवर्स का गैप होना चाहिए। तो देयर आर अ लॉट ऑफ रूल्स जो एम्प्लॉय को बहुत सारी कंपनी में जैसे मैंने देखा इट्स सो कॉमन कि जैसे स्पेशली जो मदर्स हैं वो हाफ डे लेती हैं, 75% लेती हैं। इनफैक्ट फॉर दैट मैटर जो मेरा मैनेजर खुद है, उसने 80% वर्क अभी अपना सिलेक्ट कर लिया, बिकॉज ही इज लाइक कि मुझे नहीं करना अब ज्यादा काम। तो वो जैसे वेंसडे भी ऑफ रहता है, तो मैं ऐसा लगता है यार क्या, मतलब ये तो आइडियल सिनेरियो, 2 दिन काम किया फिर 1 दिन की छुट्टी मिल गई। और जर्मनी खुद भी अभी ट्राई आउट किया था रिसेंटली 4 days वो वीक वाला वर्क सिचुएशन। तो आई थिंक दीज उस तरह के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मुझे लगता है यूरोपियंस खुद पर्सनली ही वो वैसे नहीं है कि वो काम के पीछे पागल हो जाएं। देयर पर्सनल लाइफ एंड एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू देम। एक चीज का हमें ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे, जर्मनी में ऑप्शन काफी हैं, आप काम रिड्यूस कर सकते हो, बट एट द सेम टाइम पर आवर प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा है यहाँ पे।
मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि साउंड ऐसे कर रहा है कि हाँ सब लेट बैक हैं, तो क्या एफिशिएंसी पे इफेक्ट आता है और क्वालिटी ऑफ वर्क पे फिर आप मैं बताओ। आपको सिंपल छोटा सा एग्जांपल दूंगा। अगर हम इंडिया में काम करते हैं और अगर हम कॉफी या चाय ब्रेक लेते हैं, हाँ तो 2 बंदे तो जाते ही है ना। हाँ, और या 1 ग्रुप में घंटा जाते तो हो। निकल ही जाता है बिना बात का चाय पे ही। यहाँ पे नॉर्मल जो बेसिकली एक ट्रेंड है और जो एक ऑफिस में एक तरीका है अपना ब्रेक लेने का, कॉफी के लिए साथ जा सकते हो आप, हाँ। लेकिन कॉफी लेके आप जल्दी से अपनी सीट पे आ जाओगे एग्जैक्टली और अपनी कॉफी खुद पियोगे। काफी लोग अकेले कॉफी लेके पी लेते हैं। स्मोकर्स जो हैं, वो स्मोकर्स हैं, वो बंदा अकेला जाएगा, स्मोक करके आ जाएगा, हाँ। एंड ऑफिस में फोन नहीं बजता, आपकी पर्सनल कॉल्स नहीं बजती इतनी ज्यादा। बैठ के 2 लोग बिना बात की बात नहीं कर रहे हैं कि और कैसा तेरा दिन था, क्या रहा, और ऐसे ही इधर उधर की। दिन जो है वो प्लान्ड है, तो उन्हें पता है अगर कि मुझे 4 बजे अपना दिन खत्म करना है, तो उससे पहले अपना सारा काम खत्म करके निकलना चाहते हैं, इसलिए वो प्राइवेट चीजों का उस वक्त इन्वॉल्वमेंट नहीं लाते हैं। ट्रू, काम के टाइम पे वो काम ही कर रहे हैं, तो इसलिए उनके वो वर्किंग आवर्स कम होते हैं, दे आर मोर प्रोडक्टिव एंड क्वालिटी ऑफ जो वर्क है वो तो नो डाउट जर्मन्स का एनीवे आई थिंक वो दे आर बोर्न दैट वे कि उन्हें सब परफेक्टली ही करना है। वो है, थोड़ा क्लीशे भी है बट थोड़ा सपोर्टेड भी है वो जर्मन क्वालिटी जो हम देखते हैं किसी भी चीज में, उससे एविडेंट भी है कि ऐसा नहीं है कि जस्ट एक क्लीशे है ये। बट उसका सेकंड एस्पेक्ट ये भी है कि इंडिया में हाउस हेल्प होती है। आप 2 घंटे लेट भी अगर आ जाओ तो आपके घर में खाना बना हुआ मिलेगा या बन जाएगा। तो थोड़ा सा उस एंगल से भी अगर हम सोचें तो आफ्टर ऑफिस काम होते हैं डेली लाइफ में। ये लोग बोलते हैं, वैसे सब ये बोलते हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस प्रोफेशनली तो है, लेकिन जो आपको एक्स्ट्रा जो लाइफ मिल रही है उसमें भी आप वैसे तो काम ही कर रहे हो। तो लेकिन हाउ डू यू सी दैट कि आप ये तो पूरा दिन ही आपने एक तो ऑफिस में निकाल दिया और एक आप घर पे आ गए अपनी फैमिली के साथ में टाइम दे रहे हो, आप एटलीस्ट मेंटली स्ट्रेस्ड नहीं हो कि आप ऑफिस में बैठे हो, मीटिंग्स कर रहे हो, ठीक है आपने खाना बना लिया परिवार के साथ में मिलके, तो मुझे तो नहीं लगता वो कुछ उसमें कुछ बुराई है। इंडिया में कितनी सारी फैमिलीज ऐसी हैं जो मतलब ऑफिस में पूरा आई थिंक 8-9 बजे निकलते हैं और फिर भी घर जाके खाना बनाना है, सुबह बच्चों का या घर का काम करके निकलना है उनको, सबको नहीं है ना लेवरेज हाउस हेल्प का, तो उनको तो फिर वो और स्ट्रगल है। यहाँ पे इसीलिए जो है काफी काम आपको ऑटोमेट करने पड़ते हैं, या इस तरीके से प्रिपरेशन करनी होती है कि आपको हफ्ते के बीच में ज्यादा काम ना करना पड़े या खाना ना बना पड़े, तो उस तरीके की फिर हर चीज प्लान करते हो आप, क्योंकि आप भी यहाँ के हिसाब से थोड़ा सा एडजस्ट हो जाते हो और फिर अपनी लाइफ को इजी करने की और जैसे अनलिमिटेड जो सिक लीव का सिनेरियो, मतलब इंडिया में आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है कि जब रियल में बीमार होते हैं तो हम जाते हैं ऑफिस ताकि कभी छुट्टी चाहिए हो तो वो एक सिक लीव की भी जो 2-4 छुट्टियां मिली है वो काम आ जाए। तो आप उसकी भी रियलिटी बताओ कि क्या सही में ऐसे पूछा जाता है कि सही मतलब बीमार हो नहीं हो? बड़ा फीचर है, बिल्कुल सही बात है ये कि जब आप बीमार हो तो आप सिर्फ फोन करके कह सकते हो, या 2 या मैक्सिमम 3 दिन तक आपको किसी की डॉक्टर की रिपोर्ट भी लगाने की जरूरत नहीं है और आप ऑफ ले सकते हो। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पे मिसयूज भी नहीं उसका होना चाहिए, वो इसीलिए है शायद, क्योंकि अगर आप मिसयूज करोगे तो फिर एक लेवल के बाद कंपनीज को भी नोटिस हो जाता है, वो आगे आगे एक्शंस ले सकते हैं। बट यस, एज अ पॉलिसी ये काफी है, और मोस्टली हमारे कॉलीग्स जो हैं, फ्रेंड्स हैं, हम खुद भी जब जरूरत पड़ती है तो उसको यूज करते हैं, और वो जो सिक लीव है वो 2 वीक्स तक जा सकती है, जो आपके पर्सनल अकाउंट में से नहीं काउंट होगी और आप ऑफ ले सकते हो। मैं भी जब नई नई जॉब करने लगी थी तो एक दिन मेरा सर थोड़ा दुख रहा था, तो मैं ऐसे पकड़ के बैठी थी, तो मेरे मैनेजर ने पूछ लिया व्हाट हैपेंड, तो मैंने बोला मेरा थोड़ा सा हेडेक हो रहा है आज, तो वो कहते घर चले जाओ। मैंने कहा अभी 2 घंटे पहले तो आई थी, घर कैसे चली जाऊँ? फर्स्ट टाइम जब मुझे इट वाज सो शॉकिंग फॉर मी कि सर दर्द में घर चले जाऊँ। जब पहली बार मुझे इस फीचर का पता लगा था तो मेरे मैनेजर से पूछा कि ये कॉलीग मेरा बीमार बता रहा है अपने आप को, ये कब आएगा? उसने कहा 1 हफ्ते तक के बाद आएगा, वो 1 हफ्ते के लिए बीमार है। तो मैं इतनी हैरान हुई थी कि इसे कैसे पता लग गया कि 1 हफ्ते तक बीमार रहने वाला है। तो फिर वो, क्योंकि यहाँ पे जब आप बीमार होते हो तो उसी वक्त डॉक्टर जो है आपको डिपेंडिंग ऑन आपकी क्या सिचुएशन है आगे एडवांस में हॉलिडे मतलब ऑफ दे देता है। सुपर्ब। तो जैसे ये तो बातें हो गई सारी कि हाँ जर्मनी के एडवांटेजेस की, बट आपने जैसे अपने सराउंडिंग में देखा है कि लोग यहाँ पे ऑफ कोर्स क्योंकि कमी भी काफ़ी सारी हैं, कॉन्स हैं यहाँ के भी, और काफ़ी लोगों को इंडिया में जो लाइफ है वो बेटर लगती है। सो इन रियलिटी हम वैसे तो सुन रहे हैं कि बहुत लोग जा रहे हैं जर्मनी छोड़ के, बट आपके सराउंडिंग में कितने लोग हैं जो जर्मनी छोड़ के इंडिया या फिर कोई और कंट्री, दुबई काफ़ी लोग आजकल जाना चाह रहे हैं, चले गए हैं, और क्या उनके रीजंस थे? मेरी टीम से ही एक इंडियन
जो कलीग था मेरा वो इंडिया वापस गया, तो मैं उसका केस बता सकता हूँ। बाकी मेरे सोशल सर्कल में और हमारे आज तक के एक्सपीरियंस में सुना बहुत है मैंने भी, पर मैं जानता नहीं किसी को कि जो चला गया हो वापस। बात बहुत लोग करते हैं। तो मेरे उस कलीग के केस में इट वाज उसका पर्सनल डिसीजन था। उसके मदर, उसके वाइफ की साइड में शी इज अ सिंगल चाइल्ड, और उनकी मदर की तबीयत खराब रहती थी, तो उसकी वाइफ वाज ऑलवेज डिवाइडेड बिटवीन जर्मनी एंड इंडिया। तो उसको काफी मिस होता था कि मदर की तबीयत खराब है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आफ्टर फ्यू इयर्स, उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग यहाँ पे अपना लॉन्ग टर्म लाइफ नहीं देखते, सूनर और लेटर हमें जाना तो पड़ेगा। तो दे डिसाइडेड एंड ही इज प्रीटी हैप्पी, क्योंकि वो अपनी बहुत फैमिली सारे लोग तो पेपर वर्क से परेशान हो गए तो चले जाएंगे। नहीं, वो सब ट्रिवियल चीजें हैं मेरे ख्याल से। वो उन सब चीजों का ओरिजिन लैंग्वेज है। डॉक्यूमेंट्स बहुत आते हैं, ऐसी बात नहीं है, आपको लंबे लंबे डॉक्यूमेंट्स पढ़ने पड़ते हैं, बट आजकल टूल्स बहुत आ गए हैं, काफी इजी है। आप अपने मोबाइल पे गूगल ट्रांसलेट काफी कुछ तो अब इंग्लिश में भी होने लगा, जैसे टैक्सेस आजकल इतनी Yes. सारी वेबसाइट्स आ गई हैं, इंग्लिश में कर सकते हो। आजकल थोड़ा सा ओपननेस रखनी पड़ेगी आपको, चेंज के लिए खुला होना होगा। मतलब ऑब्वियसली बहुत कंफर्टेबल नहीं होगी लाइफ जितनी इंडिया में है, जैसे वहाँ पे वो 10 मिनट डिलीवरी वाला जो मोड आ गया आजकल, उतना कंफर्ट नहीं होगा। तो अगर आप रेडी हो थोड़ा सा चैलेंज लेने के लिए, स्पेशली शुरू में, तो इतना मुश्किल नहीं है। एंड आई डोंट नो 10 मिनट फूड आना इट्स अ डिसाइडिंग फैक्टर, और डू यू रियली नीड दैट? फ्रैंकली वो है, अच्छा लगता है मुझे भी। मुझे तो पर्सनली, मैं सही बताऊं, मुझे तो यहाँ पे मेरा फेवरेट काम है जाके और अपना कार्ट लेके और मैं ग्रोसरी जो करती हूँ ना, मुझे बहुत पीसफुल लगता है। मैं मतलब कई बार सचिन कहते हैं मैं ग्रोसरी करके आता हूँ, मैं जबरदस्ती कहती हूँ मैं भी चलूंगी। तो मतलब अच्छा लगता है मुझे तो। और टू एंड दिस, मान लो कोई यहाँ पे आता है या फिर अभी आने के प्रोसेस में है, कोई आप टॉप 1-2 अगर टिप्स देना चाहोगे उनको, अपने अपने मे बी फॉर अ फैमिली या फिर फॉर अ स्टूडेंट या जो यंग प्रोफेशनल है उसको तो भी। अच्छी जॉब होनी चाहिए। जैसे भी आ रहे हो आप अपनी जॉब को थोड़ा सा चेक करके आओ कि आप किस कंपनी के थ्रू आ रहे हो या किस कंपनी में आ रहे हो। अगर आपको जॉब मिल गई है, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत अच्छी बात है। बट एट द सेम टाइम आई थिंक अपना एक दिमाग में ऑन रखो कि आपको लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, बेसिक सीखनी पड़ेगी, क्योंकि आप जर्मनी में सिटीजनशिप का मिनिमम रूल है कि आपको B1 लेवल की लैंग्वेज आनी चाहिए। तो जब आप यहाँ पे ज्यादा टाइम गुजारोगे तो वो स्टेज आपकी जल्दी आ जाएगी। तो लैंग्वेज से बच नहीं सकते आप। True. वो आपको ओपन होना Sooner or पड़ेगा। later you have to learn it, yeah. सेकेंडली, अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो आप अगेन पॉजिटिव में हो, क्योंकि आप जर्मन स्कूलिंग सिस्टम में उनको डाल सकते हो। आपकी कंपनी सपोर्ट करती है तो आप इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाओ, बट अगेन वो एक डिफरेंट ट्रैक है। आई डोंट वांट टू गो देयर बिकॉज आपका पर्सनल चॉइस है, कुछ गलत नहीं है, दोनों चीजें सही है। आप अल्टीमेटली अगर आप बहुत रिच हो और आपका पूरा लाइफ स्पैन इज विल बी लाइक वर्ल्ड इज योर प्लेग्राउंड, तो फिर आपका बच्चा, काफी जर्मन से जो रिच जर्मन है वो अपने बच्चों को इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाते हैं, बिकॉज उनको लगता है कि उनको अपने बच्चे को सिर्फ जर्मन सिस्टम में पढ़ा के वो थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। तो ग्लोबल सिटीजन बनाना चाहते हैं आजकल सब बच्चे। जर्मन स्कूलिंग बहुत अच्छी है, बट कीप इन माइंड कि वो उसका बेस जर्मन है। और जो यंगस्टर्स आ रहे हैं, बिकॉज उन्होंने फैमिली वाला पार्ट ज़्यादा कवर किया, तो यंगस्टर्स आ रहे हैं उनके लिए मेरा टिप ये रहेगा कि बी ओपन टू मेक फ्रेंड्स आउटसाइड इंडियन कम्युनिटी। तो दूसरे कल्चर को के लिए ओपन रहो, क्योंकि अंडरस्टैंड करो उस कल्चर को। जस्ट बिकॉज हम उसे नहीं जानते, इट्स नॉट दैट कि ये राइट नहीं है। तो उसके लिए ओपननेस चाहिए माइंड में, और इसके लिए आपको एक्सपोजर चाहिए ज़्यादा डिफरेंट कंट्रीज के लोगों का, उनके बिहेवियर का एंड सो ऑन। तो इसलिए दूसरे दोस्त बनाओ, उनके साथ इंटीग्रेट हो, सोसाइटी का पार्ट बनो। वो आपको हेल्प भी करता है प्रोफेशनली भी, आई थिंक वो काफ़ी हेल्प करता है। बिल्कुल। सुपर्ब। सो आपने बहुत ही अच्छे टिप्स शेयर किए, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। आई थिंक अब तक लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम आपको क्यों बाजीगर कहते हैं। सो दैट इज़ वेरी नाइस एंड थैंक यू सो मच। आई होप सबको हेल्पफुल लगा हो आपने जो भी शेयर किया अपना एक्सपीरियंस, एंड आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय एंड टेक केयर।